नमस्ते बच्चों। कल आपने सुना था समुद्र का रहस्य, वह डरावनी और रोमांचक कहानी जिसमें अंधेरी रात थी, तेज हवा थी और चांद की रोशनी में कुछ अजीब सा हुआ था। आज हम उसी कहानी का भाग 3 सुनने वाले हैं। तैयार हो जाओ बच्चों, क्योंकि आज की कहानी समुद्र की गहराई जितनी रोमांचक होने वाली है। अगले दिन मैं अपनी साइकिल पर पीटरहेड गया और पियर समुद्र तट की दीवार पर टहलने लगा। दिन बहुत साफ और चमकीला था और उत्तरी हवा हल्की हल्की चल रही थी। मछली पकड़ने वाली नावें ज्वार बदलने पर निकलने को तैयार थीं और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, पहली नावें बंदरगाह से बाहर जाने लगी। उन्हें चलते देखना बहुत सुंदर था। पहले धीरे धीरे, फिर पाल खुलते ही वे तेजी से संकरी जगह से बाहर निकलती, हवा के साथ मुड़ती और खुले समुद्र में पहुंच जाती। कभी कभी कोई नाविक देर से भागता हुआ आता ताकि उसकी नाव उसके बिना न निकल जाए। पीटरहेड के पूर्वी पियर पर मोटे ग्रेनाइट पत्थर की बड़ी दीवार बनी है, जो कई सीढ़ीनुमा परतों में है और तेज तूफान की लहरों को रोकती है। जब उत्तर की तरफ से बड़ा तूफान आता है, तब यह जगह बहुत डरावनी हो जाती है। लहरें ऊंची हरी दीवारों की तरह टकराती हैं और उनके ऊपर झाग और पानी के पहाड़ उठते हैं। लेकिन इस समय जुलाई की गर्म धूप थी और यह जगह पूरा बंदरगाह और समुद्र देखने के लिए बहुत अच्छी थी। मैं ऊपर चढ़कर बैठ गया, दृश्य का आनंद लेते हुए धीरे धीरे पाइप पी रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने एक ऐसी औरत को देखा जो गौरमाला जैसी लग रही थी। वह पियर पर तेजी से चल रही थी और कभी कभी किसी बड़ी रस्सी के खंभे के पीछे छिप जाती थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा, क्योंकि मुझे लगा वह किसी को पीछा करते हुए देख रही है। कुछ देर बाद एक लंबा आदमी आराम से चलता हुआ आया। औरत की हर हरकत से पता चलता था कि वह उसी आदमी पर नजर रख रही थी। वह आदमी मेरे पास आया और वहीं खड़ा हो गया, शांत, धैर्यपूर्ण और बिल्कुल न घबराने वाला, जैसा कि समुद्री मछुआरे होते हैं। वह देखने में बहुत अच्छा आदमी था, 6 फुट से भी ऊंचा, मोटे लाल पीले बाल और घुंघराली घनी दाढ़ी वाला। उसकी आंखें सुनहरी भूरी, बड़ी और दूर तक देखने वाली थी और उसका चेहरा मजबूत और सुंदर था। उसकी पतलून पर चांदी जैसी चमकदार मछलियों की चमड़ी लगी थी और वे बड़े बड़े जूते में टकी हुई थी। उसने मोटी नीली कमीज और नेवले की खाल की टोपी पहन रखी थी। मैं हेरिंग मछलियों की संख्या कम होने के कारणों के बारे में सोच रहा था और मुझे लगा कि स्थानीय मछुआरे से पूछना अच्छा रहेगा। थोड़ी देर में मैं उसके पास गया। उसने अपनी राय साफ साफ और दृढ़ता से बताई। वह कह रहा था कि ट्रॉलर नावों और उन पर बने कानूनों के कारण समुद्र बर्बाद हो रहा है। वह पुराने जमाने की तरह बोलता था, बाइबल की भाषा जैसा तरीका, सरल लेकिन गहरे अर्थों से भरा हुआ। उसने बताया कि कुछ मछली पकड़ने वाले इलाके, जो पहले बहुत मछलियां देते थे, अब बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। फिर उसने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, सोचकर देखो मालिक, अगर तुम किसान हो, तुमने अपनी जमीन तैयार की, खाद डाली, बीज बोया, खेत जोता, फिर जब हरी हरी फसल निकलने लगे, तुम उसे लोहे की भारी जुताई से नष्ट कर दो। तो बताओ, क्या तुम कभी सोने जैसे दानों वाली फसल की उम्मीद कर सकते हो? उसकी गहरी, मजबूत और सच्ची आवाज सुनकर मैं कुछ क्षणों के लिए खो गया। वह आदमी बहुत ही पवित्र, सरल और अच्छे स्वभाव का लगा, जैसे वह भीतर से सोने जैसा था। शायद उसकी बातों की कल्पना और उसकी आंखों, बालों और टोपी के रंग ने मेरे मन में तस्वीर बना दी। एक छोटा सा सुनहरा किसान, जिसके पीछे सुनहरी फसल के पहाड़ दिखाई दे रहे हों।
उसके पैरों के पास एक बड़ा सफेद कपड़ा बिछा हुआ दिख रहा था, जिसकी किनारियां हवा में गायबसी हो गई थी। एक पल में वह चमकीली छवि खत्म हुई और वह सुनहरा मछुआरा मेरे सामने अपनी पूरी ऊंचाई में खड़ा था। मैंने जोर से सांस ली, क्योंकि उसके ठीक पीछे, बिल्कुल चुपचाप, गौरमाला खड़ी थी। वह मछुआरे को नहीं बल्कि मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें एक अजीब खतरनाक चमक से जल रही थी। वह मेरी आंखों में सीधा देख रही थी और मुझे पता चल गया कि उसने मुझे ध्यान से पढ़ लिया है। मछुआरा बात करता रहा, लेकिन मैं उसकी बात सुन ही नहीं पा रहा था, क्योंकि हमारे आसपास फिर से कुछ रहस्यमय बदलने लगा था। नीला समुद्र अब रात की रहस्यमय अंधेरे जैसा लग रहा था। दोपहर का तेज सूरज अपनी आग खो चुका था और अब पीले चांद की हल्की चमक जैसा हो गया था। मेरे चारों ओर, आगे, पीछे और दोनों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। हवा और जमीन भी ऐसे लग रहे थे जैसे उन पर चलते पानी की परत हो। मुझे गिरते हुए पानी की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर वह सुनहरा मछुआरा मुझे फिर दिखा, लेकिन अब वह छोटा बिंदु नहीं था। वह अपने पूरे आकार में पड़ा था, मरा हुआ, ढीला, बिना जान के, मोम जैसे ठंडे गालों के साथ। उसके ऊपर जो सफेद कपड़ा था, अब मुझे समझ आया कि वह कफन था, उसके सीने तक चढ़ा हुआ था। मुझे लगा जैसे गौरमाला की आंखें मेरी दिमाग में छप रही हों। और तभी अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। मैं फिर से उस वाइकिंग जैसे मछुआरे की बातें सुन रहा था। मैंने तुरंत गौरमाला की ओर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें जीत भरी चमक से चमकी। फिर उसने अपना छोटा सा शॉल खींचकर अपने कंधों पर ठीक किया और आदर से मुड़कर दूसरे तरफ चली गई। वह बंदरगाह की दीवार के ऊपरी हिस्से पर बैठ गई और दूर समुद्र को देखने लगी, जहां अब भूरी पाल वाली बहुत सी नावें दिख रही थी। थोड़ी देर बाद मछुआरे के चेहरे से समय की परवाह मिट गई। अब वह पूरी तरह जीवंत और सक्रिय लग रहा था। उसने अपनी टोपी को हल्का सा झटका और कहा, अलविदा अच्छे मालिक। वह पियर के बिल्कुल किनारे खड़ा हुआ, जहां एक पुरानी, मौसम से टूटी नाव दौड़ती हुई आ रही थी। वह लगभग खुरदरे पत्थर से छूती हुई गुजरी। हमारे दिल धड़क उठे जब वह चलती नाव पर कूद गया और नाव चलाने वाले के हाथ से पतवार लेकर नाव को खुले समुद्र की ओर मोड़ दिया। जब वह नाव बंदरगाह से बाहर निकली, हमने पीछे एक बूढ़े मछुआरे की आवाज सुनी, जो लाठी के सहारे चलता हुआ वहां आया था। वह एक दिन यह करतब ज्यादा बार कर बैठेगा। लॉचलन मैक्लियोड, वेस्ट और बाहर के द्वीपों के सभी लोगों की तरह, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं होती। लॉचलन मैक्लियोड, वही आदमी जिसका नाम गौरमाला भविष्यवाणी में ले चुकी थी। उसका नाम सुनते ही मेरा मन कांप गया। दोपहर के भोजन के बाद होटल में गोल्फ खेलते खेलते शाम हो गई। फिर मैं साइकिल लेकर घर की ओर चला। मैं धीरे धीरे लंबी पहाड़ी चढ़ रहा था जो स्टर्लिंग क्वारी की ओर जाती थी। तभी मैंने गौरमाला को सड़क किनारे लाल पत्थर की बड़ी चट्टान पर बैठे देखा। वह स्पष्ट रूप से मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैं पास पहुंचा, वह उठ खड़ी हुई और मेरी राह में जाकर खड़ी हो गई। मुझे उतरना पड़ा और मैंने सीधे पूछा कि उसे मुझसे इतनी जरूरत क्या थी कि उसने मुझे रास्ते में रोक दिया। गौरमाला वैसे भी एक प्रभावशाली महिला थी, लेकिन आज वह अजीब और लगभग अलौकिक लग रही थी। उसका लंबा, दुबला शरीर,
सूरज ढलने की नरम रोशनी से चमकता हुआ ग्रे रंग के समुद्र के सामने किसी रहस्यमयी मूर्ति जैसा दिख रहा था। समुद्र की उदासी को और भी उभार रहा था वह चमकीला हरा घास का मैदान जो चट्टानों तक फैला था। वह जगह बहुत अकेली थी। जहां हम खड़े थे वहां से एक भी घर दिखाई नहीं देता था और अंधेरा होता समुद्र एकदम खाली था, कोई नाव नहीं। ऐसा लगा जैसे इस विशाल प्रकृति में हम दोनों ही अकेले जीव थे। मुझे थोड़ी डर जैसी भावना हुई जब मैंने पहली बार गौरमाला को बच्चे की मृत्यु वाली घटना में देखा था और तब से वह जैसे मेरा पीछा कर रही थी। यह सब मेरे मन पर भारी पड़ने लगा था। वह मेरी सोच का हिस्सा बन चुकी थी। चाहे वह दिखाई दे या सिर्फ उसकी आने की आशंका, मैं उसे सोचे बिना रह ही नहीं पा रहा था। अब उसकी रहस्यमय खड़ी होने की मुद्रा और चारों ओर के दृश्य ने मुझे पूरी तरह शांत और चुप कर दिया। मौसम भी बदल गया था। सुबह का चमकीला नीला आसमान अब अजीब सा रहस्यमय और डरावना हो चला था। हवा भी रुक गई थी, जैसे कोई बड़ा रहस्य कहने वाला हो। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद मुझसे बात करना चाहती हो। गौरमाला यह सब जानती थी, इसलिए उसने बोलने से पहले पूरे 1 मिनट तक चुप्पी रखी ताकि प्रकृति का असर मेरे मन पर पूरी तरह बैठ जाए। फिर वह बोली। गौरमाला ने गंभीर और चेतावनी भरी आवाज में कहा, समय बहुत तेजी से निकल रहा है, लैमस्टाइड करीब है। ये शब्द मुझे बहुत गहरे लगे, हालांकि मुझे नहीं पता था क्यों। मैंने लैमस्टाइड का नाम तो सुना था, लेकिन इसका मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता था। गौरमाला बहुत तेज और चौकस आंखों वाली औरत थी। उसमें कुछ जिप्सी जैसा गुण था और वह मेरे चेहरे को एक खुली किताब की तरह पढ़ लेती थी। उसके अंदाज में एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा जरूरी काम करने वाला इंसान किसी छोटे बच्चे को बीच में रोककर कुछ समझाने को मजबूर हो। वह बोली, तुम्हें पता नहीं क्यों? क्या तुम्हें लैमस्टाइड के बारे में पता नहीं? या तुम्हें समुद्र के रहस्य और उसमें छिपे खजाने की भविष्यवाणी के बारे में नहीं पता? उसकी बातें सुनकर मैं और भी शर्मिंदा हो गया और लगा कि मुझे ये बातें बहुत पहले ही जान लेनी चाहिए थी। गौरमाला ऊंची होकर खड़ी थी और मैं अपनी साइकिल पर झुका उसे ऊपर देख रहा था। फिर वह बोली, अगर तुम्हें पता नहीं तो सुनो और सीखो। और फिर उसने एक अजीब टुकड़ों में बोलने वाली धुन रून में ये कविता कही, जिसकी आवाज ऐसा लग रहा था जैसे हवा, समुद्र और धरती सब उसके साथ बोल रहे हों। ये शब्द मेरे दिल में इतने गहराई तक उतर गए कि शायद कभी भूल न पाऊं। गौरमाला द्वारा बोले गए रहस्यमयी शब्द, समुद्र का रहस्य पाने को और जानने को उसके छिपे भेद, इन्हें एक साथ करना होगा। 3 अजीब चीजें, एक सुनहरा चांद बहती लहरों के ऊपर, लैमस के बढ़ते पानी का जादुई समय और एक सुनहरा आदमी जिसकी दुल्हन खुद मौत हो। हम दोनों के बीच कुछ देर तक गहरी खामोशी रही और मुझे अंदर से बहुत अजीब महसूस हुआ। मेरे सामने का समुद्र बदलता सा दिखने लगा, जैसे वह बिल्कुल साफ कांच से बना हो। ऐसा लग रहा था कि मैं समुद्र के सारे रहस्य देख सकता हूँ, पर उन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ मेरे सामने ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई तेज उलझा हुआ सपना। मेरे मन में बड़े बड़े विचार उठने लगे, नई इच्छाएं, सपने और संभावनाएं।
मुझे अपने भीतर एक अजीब सी ताकत महसूस हुई और मैं सीधा खड़ा हो गया, जैसे पूरा शरीर शक्ति से भर गया हो। जब मैंने चारों ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरी नींद से जाग गया हूं। मेरे आसपास सिर्फ चलते बादल, धीरे अंधेरा होता जमीन और गहरा, सोच में डूबा समुद्र था। गौरमाला वहां कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। कहानी का संदेश, कभी कभी हमारे आसपास ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम तुरंत नहीं समझ पाते, लेकिन प्रकृति और जीवन हमेशा हमें संकेत देते रहते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, सुने और सीखें, तो हम आने वाले खतरे, रहस्य और सच्चाइयों को पहले ही पहचान सकते हैं। अगर आप सभी को यह भाग अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे के भाग 4 के लिए कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। सुरक्षित रहें और खुश रहें।